से आ रहा था तो मैं कल कश्मीर में 2 दिन पहले स्कीइंग कर रहा था, जहां पर अत्यधिक कपड़े पहने थे, गर्म था इन्वायरमेंट, ठंडा इन्वायरमेंट था, एक्सट्रीम -20 था। अभी मैं पुणे में पहुंच गया हूं तो पुणे का टेम्परेचर अभी मैं देख रहा था कल जहाज से जब मैं आ रहा था तो 32 डिग्री बोल रहे थे, यानी कि पैंट शर्ट में हम आ रहे। अगर मैं और दक्षिण भारत की तरफ चले जाऊं तो हो सकता है लुंगी और इस प्रकार का और खुले कपड़े वस्त्र पहनने लगेंगे। तो मैं देख रहा हूं उत्तर से दक्षिण जाने पर हमारी वेशभूषाएं बदल रही है, हमारी भाषाएं बदल रही हैं, हमारा रहन सहन बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, बोलियां बदल रही, नृत्य संगीत बदल रहा है, परंतु संस्कृति नहीं बदल रही, क्योंकि संस्कृति का बेसिक आधार वेदांत है। अगर इस हॉल को देखिए, ऊपर से लिखा है शिक्षा, संस्कृति और आई थिंक कला, इसका बेसिकली ये हॉल है। तो समाज के लेवल पर जो डिसिप्लिन है वो संस्कृति है, इंडिविजुअल के लेवल पर डिसिप्लिन अनुशासन है, और दोनों जुड़े हुए हैं। तो जब हम भारत को इस प्रकार से सांस्कृतिक एकता के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम सब लोग एक ही हैं। हमारा रहन सहन का मैनिफेस्टेशन जो हुआ है वो थोड़ा सा अलग हुआ है, जिसका संबंध भूगोल से है। तो इस अवेयरनेस को बेसिकली जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो हमने इस चीज को जानना है, हमारे पेरेंट्स ने, हमने सबने, जब ये अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी तो उस समय ये जो हम साहसिक खेलों की बात करते हैं इस पर लोगों का रुझान बढ़ेगा। तो माय एंडेवर इज बेसिकली दिस, वी कैन बी इन एनी फील्ड, इट मे बी एनी फील्ड, बट अल्टीमेटली दिस लिंक नीड टू बी established and this link need to be made aware to the people so that this awareness goes and more people come into the fold of nationalism. Thank you. Yes sir, thank you. So I think we all are walking on the right path because हमारे courses में जब भी नए बच्चे आते हैं तो at the age of 10-11 we start teaching them enjoy the discomfort. So get out of your comfort zone. I think that's what you said. Very well said sir. Thank you so much. अभी मैं केशव जी से पूछना चाहूँगा कि सर इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी थिंग इन महाराष्ट्र एंड इंडिया ऑल्सो। तो ऐसा नेपाल में तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, नेपाल में माउंटेनियरिंग भी सबसे ज़्यादा है, तो नेपाल में भी कुछ ऐसे एकेडमिक्स है ऐसा, वहीं से एक्चुअली मामा जी जब नेपाल में यूनिवर्सिटी में गए थे तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, और हाउ एडवेंचर एजुकेशन इज लुक्ड इन नेपाल, कितना उसका ज़रूरत वहाँ पे है। थैंक यू भूषण जी एंड थैंक यू गिरी प्रेमी फॉर कॉलिंग मी इन पुणे। मैं तो पुणे एक्चुअली में आपने जो शुरू में बताया कि मेरा ये सेकेंड हाउस है, मैं आता जाता रहता हूँ, और 2012 से मैं इस आप लोग संस्था गिरी प्रेमी GJM से अटैच हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप जो फर्स्ट एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुआ था, जब आप लोग का एक्सपीडिशन जा रहा था उस टाइम में हार्डली एनी वी सी एनी इंडियन पीपल्स आर कमिंग फॉर द ट्रैक्स ऑन दैट रीजन। लेकिन जैसे आप लोग वहाँ पर आए, जैसे एक्सपीडिशन आप लोग का सक्सेस हुआ तो ये ऐसा मैसेज गया इंडिया में, और इतना लोग इंटरेस्ट होने लगे टूरिज्म में, जो माउंटेन ट्रेकिंग और हिमालय क्लाइंबिंग के लिए। तो हम उसका हर साल देखते हैं कि एवरी ईयर द नंबर ऑफ द इंडियन टूरिस्ट आर ग्रोइंग इन नेपाल। ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हो रहा है कि अभी आजकल जो भी बच्चे हैं वो एक्चुअली में फॉरेन घूमने से ज़्यादा वो चाहते हैं कि ट्रेकिंग करें, एक्सपीडिशन करें, नेपाल में करें। तो जो बाहर भी गए हुए हैं, जितने भी हमारे नेपाल के बच्चे हैं, वो जाते हैं तो फिर वापस नेपाल आकर, पहले वो उन्होंने नहीं किया होता लेकिन वो नेपाल आकर ट्रेकिंग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने मिस किया है, वी हैव टू डू दिस ट्रेकिंग एंड माउंट, बिकॉज नेपाल में अपने कंट्री में बहुत सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स है। हर लोग पूछते हैं, जो भी जाते हैं उनको पूछते हैं एवरेस्ट देखा है, तो उनको बहुत लज्जा शर्म होता है, क्योंकि हाँ अपने देश में हमने देखा भी नहीं है। तो घूम कर फिर आते हैं और अपने ट्रेकिंग करने लग, जो मैं बोलता हूँ पहले तो तुम कभी इंटरेस्ट नहीं करते थे इसमें, लेकिन अभी तुम फॉरेन के बाद तो तुमको इंटरेस्ट हो गया, क्या बात है? तो बोलते हैं कि हाँ हमको लज्जा हो गया, वहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं अपना ही कंट्री में तुम देखा है क्या? तो हमको लाभ होता है कि हम कैसे बोले नहीं देखा है, तो हमको अब देखना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, जितने भी हमारे स्टूडेंट, हमारे जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, उनमें अवेयरनेस बढ़ रहा है कि हमारे नेपाल में ट्रेकिंग और माउंटेन। और जो क्वेश्चन आपने किया था कि एकेडमी के बारे में, नेपाल में 2 संस्था है, नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन यानी में है एक नेपाल माउंटेनियरिंग एकेडमी है, 2 है, लेकिन एक गवर्नमेंट का संस्था है, ये गवर्नमेंट ऑपरेट करती है इसमें। लेकिन अभी तक हमारे प्राइवेट सेक्टर में अभी तक वो भी जैसे अभी हमने आप लोगों ने किया, इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट नेपाल में नहीं है। और मैं चाहता हूँ एक्चुअल में जो इनिशिएट आप लोगों ने किया है, जो इनिशिएट इस गिरी प्रेमी को इतना यहाँ से लाने में आपने किया, उमेश जी ने किया है, स्पेशली मैं थैंक यू टू उमेश जी कि उनका डेडिकेशन देखकर मैं हैरान हो रह जाता हूँ कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि उनका जो एफोर्ट है। और मैं चाहता हूँ कि नेपाल में भी ऐसा कुछ अच्छा संस्था बने जो ट्रेनर करे, क्योंकि हमारे जो सीट है लिमिटेशन है वहाँ भी,
जैसे मान लीजिए 100 पीपल्स को ट्रेन करता है, लेकिन एप्लीकेंट 200 300 रहते हैं, सो हर किसी को चांसेस नहीं मिल रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अब नेपाल गवर्नमेंट, अभी तो नेपाल के यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर मेरा अपना अप्रोच मिला तो मैं गवर्नमेंट से बोलूँगा कि हम नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में हम अपने में बात कर सकते हैं कि ऐसा संस्था डेवलप करें जो सारे इंटरेस्टेड जो इंटरेस्ट हैं ट्रेनिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए, आसपास कुछ किसी भी उसके लिए, तो उनको हम असिस्ट कर सकें। यही है। और bit of reading all kind of all genre of books. I love reading particle physics, then evolutionary biology, history. So Most of them are academic subjects. not academic. If you get into that, you realize that it's most of the time, for example, the way we read history in schools, it's a very boring way to read history. If you read people like William Dalrymple, you'll realize that they are such beautifully written narrative history. It is more interesting than reading a fiction. Such non-fiction, they mesmerize you. They take you back to those worlds if you get into that. Similarly, if you get into quantum physics or particle physics, it's a different world. Subatomic particles, there is so much of similarity between when you get into subatomic particles and space. You find that there is so much of similarity between such big things and such subatomic particles. True, sir. So, reading has a deep impact on your Absolutely, mind. absolutely. Wonderful. Thanks a lot. Thank you, sir. I will turn to Doria sir. Part of the NEP. And but then what is more important is that we need to really educate this thing to the masses as well as to the government, that that the adequate infrastructure should come up, and the resource allocation has to be there, so that more and more boys and girls can really participate in adventure activities and then grow accordingly. Also, in terms of what is also important, that parents will not let their children go till the time they are confident that they'll be safe. Safety, yes. So the safety regulations and how to implement it on ground has to be very, very insured, double insured, triple insured, so that nobody gets hurt. And adventure after all, but then at the end of the day, we have to understand that adventure is after all adventure only because there is threat to life and limb. Correct. If we will be in our comfort zone, then it will not be इसको adventure. adventure नहीं बोलेंगे. So there will be people getting hurt, there will be people who will be twisting their ankle or getting a cut, but that is what is the essence of it, facing the danger and then learning from it and then moving forward after having learned that lesson. So yes, as I see that adventure is very, very important as part of the national education policy, and it needs to be included in a very, very big way, and it is there in the West. Yes. And since we are following the Western format of education and West has moved forward into it, it is high time that we start including it as in our curriculum as well. Correct. Thank you. Yes, thank you, sir. Sir, you want to add something? मैं दो बातें ऐड करूंगा इसमें। नंबर एक, जब हम भारतीय संस्कृति से शिक्षा को लेते हैं, पहली बात उसका करूंगा, और दूसरा अभी इसकी कैसे ये अभी के लिए होगा, दो बातों की बात करूंगा। पहले सेकंड बात करता हूं कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंक्लूड करना है तो सबसे पहले दिस नीड टू बी कॉलेजेस एंड अदर प्लेसेस नीड टू बी अवेयर। तो अवेयरनेस बिकम द फर्स्ट पार्ट, जो मैंने पहले भी बताया। सेकंड है ट्रेनिंग द ट्रेनर्स। नाउ उस कॉलेज में कौन ट्रेन करेगा, जैसे भदुरिया सर ने भी बताया कि सबसे पहले वी रिक्वायर ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर क्वालिफाइड एनफ टू ट्रेन, पहला। सेकंड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इनिशियल पार्ट जो ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर है, जैसे GGIM है या NIM है या HMI है, जिम है, वी कैन डू दैट। वी कैन ट्रेन द ग्रुप ऑफ द पीपल हु कैन इम्पार्ट ट्रेनिंग। सो दिस इज हाउ आई थिंक वी शुड गो अबाउट इट। नाउ the first thing, how is this applicable to us? अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति की बात करें तो भारतीय सिद्धांत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि श्रवण मनन एंड निधिध्यासन तरीका है सीखने का। इट इज नॉट कि some German or some Russians have done it. No, we are saying it. And हमारा तरीका है कि सबसे पहले हमने सुनना है, चीजों को सुनने का तरीका, क्योंकि श्रवण होता था एंड देन मनन, यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट ओवर इट, and निधिध्यासन you have to practice it, and through that what you get is the experience, and उसका substitute नहीं है। So the same thing now it is coming back, घूम के, but दूसरी जगहों से हमारे पास आ रही है।
So it is applicable to us always, this kind of practical education. First thing, and the second thing is obviously awareness. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टंडा सर। आपने बहुत सारे सिलेबस बनाए हुए हैं, यू हैव बीन देयर इन असेसमेंट्स आल्सो, सो इफ यू कैन जस्ट सम अप व्हाटएवर sirs have said. When we talk about education, the way we know it, हमारा जो एजुकेशन का तरीका है उसमें हम we give lot of emphasis on remembering and reproduction. उसको याद करो, रट्टा मारो किसी तरह से, and just exam में उसको लिख के ख़त्म करो. Thereafter, even if you forget, it doesn't matter. So this is how we have known education since our childhood. This is how it has been progressing. But अगर आप human evolution को देखेंगे, इसमें कोई चीज़ बैठ के पढ़ाई करना, लिखना, ये ह्यूमन का इनहेरेंट टेंडेंसी नहीं है. ह्यूमन बींग्स आर नॉट इवॉल्व्ड, दे हैव नॉट इवॉल्व्ड टू रीड एंड राइट. वी हैव taught ourselves how to read and write to make our own life comfortable. When we learned how to do agriculture, when we had more food stuff, when we started doing trading with each other, so there was a need to keep record. So that is how we evolved to read and write. Otherwise, this is not innate or inborn kind of tendency, basic instinct of human race. But adventure is absolutely Right. a basic Instinct of human race. If this was not there, we would never be able to discover the use of fire to start with. So that is how our evolution started. We learn, we started teaching ourselves how to use fire, utilize it, started making wheels, tools, all the other things. It is because of inquisitiveness or the sense of adventure of human mind, because of which a very insignificant ape, which were born, which were evolved in the Central Africa, within just thousands of years, we spread throughout the world to even the most inaccessible corner of the world, where just staying alive is so difficult. Just imagine place like Ladakh, where temperature is some minus 30 degree during winter. वहाँ पे भी लोग जाके बस गए. How was it possible if we did not have that inherent sense of adventure? So humans just have always been adventurous by nature. As a child, we always wondered what lies on the other side of the hill. So that is the sense of adventure we all had. So by now, before starting, I would say that before starting somebody to read and write, that this is the first thing we should be able to imbibe in our children, especially in this digital era where people are so much engrossed and the screen time is increasing exponentially. Even with small kids, where easily 4 to 5 hours they are spending with digital devices. So it is very high time कि अब तो कम से कम अब हमें इस चीज़ कम से कम, if I'm not sure कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में exactly लिखा क्या है, but if it is there, if it is a part of the syllabus, or if there is a provision of some credit points or things like that, then it is a very welcome step. And कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, हमें हमेशा टेंजिबल बेनिफिट देखना होता है. क्योंकि if you say कि we are climbing, because we all know कि exactly what climbing does to us, but most of the things are very intangible. We feel happy, it gives us so many different benefits, but most of things are intangible. But intangible चीज़ों को tangible बनाने के बाद वो ज़्यादा करना आसान हो जाता है. तो सिलेबस में आप डालते हैं, क्रेडिट पॉइंट ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली it is a welcome step if it is there. And I think organization like GGIM, they are already doing a great job in spreading awareness and making it affordable for the masses to pursue these things. Right. Thank you very much. And here, because of the restriction of time, we would like to stop here. आपल्याला थांबावं लागतंय, कारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ही तिघं आणि इवन केशवजी एवढे दिग्गज मंडळी आहेत, आणि अर्थात उषाताई पण आहेत मुलाखत घ्यायला. त्यामुळे एवढे सगळेजण जर बोलायला लागले तर अक्षरशः आपण सगळेजण सुद्धा इथून हालायची आपल्याला इच्छा होणार नाही, एवढं त्यांच्याकडे देण्यासारखं आहे. So just two things I would like to carry forward from the last session. The first is that any adventure activity, and I'm sure you all know, must have 4 components. Whether it's mountaineering, rock climbing, trekking, caving, anything, skiing, any activity which you take. One is instruction. It must have an element of instruction. It must have an element of leadership.
it must have a component of risk, and it must have a component of safety. So any activity which you undertake which fulfills these 4 criteria automatically qualifies to become an adventure activity. The second issue is that last bit of discussion, regarding whether the term adventure activity or adventure training should be part of the EEP 2020. So I beg to differ a little. To my mind, there is no debate about that. The question is, when is it going to become mandatory? When is it going to become compulsory? So therefore, हमको ये देखना है कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है. हमको देखना है कि ये कब मैंडेटरी होगी. और आपने जैसे देखा, आपके बच्चे जो हैं जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया है, तो इसका एक टच हमारे स्कूल के करिकुलम प्रोग्राम में ज़रूर होना चाहिए. एंड आई एम श्योर द पेरेंट्स सिटिंग हियर विल एग्री. आई होप सो. Yes. Okay. Right. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests who are sitting here, members of the Giri Premi universe, which includes Giri Premi, the mother body, GGIM, and the latest edition, what Umesh told me yesterday, the Giri Premi Adventure Foundation. Of course, not to forget to mention the proud parents and all those awardees and students who are sitting here who have done their alma mater proud. It's wonderful to be here in the great city of Pune and for a very momentous occasion. I was just here in Pune about 2 days ago, and I think it's given me a very good reason to come back. Because Giri Premi as an institution has been very dear to me for very many years. But before that, I would like to congratulate the GGIM on your 10th anniversary, on completing a successful decade of existence. 10 साल को पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. All the office bearers, all the members of the board of directors, all members of the advisory board who are sitting here. And I have no doubt that you will touch very many more landmarks in the years to come. And when I say that, I mean your Silver Jubilee, which will be here after another 15 years. And then, of course, the Golden Jubilee and the Diamond Jubilee, Platinum Jubilee, and I'm sure a centenary. Many of us may not be here. That goes without saying that too will happen. I would also like to thank Umesh and the organizing committee for making us very comfortable and for your kind hospitality, and most importantly for inviting us here to be part of this mega landmark celebration of GGIM. तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एक किसी भी संस्थान को 10 साल कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ज़रूरी एक ये लैंडमार्क है. जैसे कि मैं बता रहा था 2 दिन पहले के कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस मकाम पर नहीं पहुंचते हैं. But you have touched the double digit. You've come to 1 and 0. That is 10. And like I said, as time goes by and seeing the way you are designed to function, seeing the ethos जो आप लोगों ने imbibe किया है, it's a question of time. It's just a question of time before you people embark on your next leg. So therefore, it's very important that you are here today and you are here in good time, good measure. You are going to get stronger, bigger and better. And please mark my words when I say this today on the 16th of February. Okay, so there is lots to talk, there is lots to ponder about, but that I think would probably require a discussion of a different kind altogether. So what I'm going to do is, as an advisor, what I feel could be
way ahead for the GGIM. Just share my thoughts with you for whatever they are worth, and I leave it to the drivers of this institution. But before that, let me just say and take you back into history. 10 years ago, I was admitted here in the military hospital undergoing treatment. I had broken my ACL while doing a traverse, and I had come here for my surgery. And one day, just to revive Umesh's memory, he said, "Sir, we want to take you to Munshi Dam and explain to you the concept of this new institution coming up." And that is the GGIM, which was then conceived. It was wonderful going with him, Bhushan and the others, and the memories of that visit are still very vivid in my mind. Lovely place along the Munshi Dam, but then, as they say, destiny takes you to a different level and place. So when I remember that, and when I see here, and the accolades which the GGIM is getting because of its excellent work, it just shows that how much effort has gone into making this institution where it is today. Today you've just got about everything. And let me also say that this example of setting up a civil institution in India concerning mountaineering in particular and adventure at large is truly unique. When I was Principal Nehru Institute of Mountaineering, at that time there was no such talk, there was no such institution. But अभी जो मकाम जो GGIM ने किया है, this will be a catalyst. इसको देख करके आप देखेंगे और लोग भी प्रयत्न करेंगे आपके कदम में चलने का. So which augurs very well for our country. So best wishes, Umesh, and may you continue to steer this unique initiative which you've taken. Okay, I have certain things for you which I'm just going to share. My first thing to you and suggestion to the GGIM and the fraternity here, especially those young instructors who are sitting here, who are driving this body, is that concentrate on your process. जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आप वो सिखलाई दे रहे हैं, चाहे आप इनको कहीं लेकर के जा रहे हैं, make that process strong, make that process meaningful. तो कहने का मतलब यह है कि चाहे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी गहराई में जाइए और उसको आपने देखना है कि आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं. एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा होने में बहुत टाइम लगता है. जो हमारा पहला इंस्टीट्यूट आया माउंटेनियरिंग का 1953 में, उसके बाद 1965 में जहां हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, और उसके बाद जैसे हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि हिमालय के हर एक स्टेट के अंदर एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए. और आज अगर आप देखेंगे अरुणाचल से लेकर के जम्मू और कश्मीर तक सब स्टेट में एक माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन है. लेकिन उन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि एक सेंट्रल इंडिया में भी एक ऐसी एक यूनिक संस्थान बनेगी. सो यू आर ट्रूली अ ट्रेंड सेटर. सो प्लीज concentrate on your process, make your processes absolute professional. Everything should be well documented. आपने क्या करना है, आपके लेसन प्लान से लेकर के आपने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है, इक्विपमेंट चेक वगैरह. नेक्स्ट, प्लीज विजिट योर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. आई हैव गॉन थ्रू जो मेरे को आपने डॉक्यूमेंट भेजा. It says adventure for all. I think that's for the Giri Premi Adventure Foundation. और your vision mission is very good. But आपने अभी यहाँ 10 साल पूरे कर लिए हैं. To my mind, you should revisit it. और आपको देखना है कि अभी आप उसमें कोई changes लाना चाहते हैं या नहीं. क्योंकि जब आपकी संस्थान खड़ी हुई तो बहुत मुश्किल है एक इंस्टीट्यूशन को टेक ऑफ करना. हमारे बीच फाइटर पायलट बैठे हैं, वो बताएंगे कि टर्बुलेंस क्या है. लेकिन यू कम, आपने उस सब को आपने उसको पार किया है और आप बिल्कुल एक सक्षम तरीके से पहुंचे हैं यहाँ पर. तो आपने देखना है उसको बैठ करके एक बार फिर देखिए
कि आपका विजन स्टेटमेंट क्या है, और उसी के साथ साथ अगर आपको अपने मिशन स्टेटमेंट में कोई चेंज करनी चाहिए, तो ये मेरा आपको सुझाव है। नेक्स्ट बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है और वो है आपका एनवायरनमेंट का। मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग पहाड़ों में जाते हैं, आपके डिप्लोमा कोर्सेज जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही एक रियलिस्टिक एक सवाल है। नेपाल में, इंडिया में आप देखिए फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यूरोप के अंदर देयर वाज अ ईयर व्हेन देयर वाज अ थिंग कॉल्ड द ब्लैक आइगर, जो प्रॉब्ली सबसे मुश्किल क्लाइम है। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि GGIM को देखना है कि एनवायरनमेंट के प्रति, रिमेंबर योर नेम सेज गार्डियन, गार्डियन गिरी प्रेमी, तो आप गार्डियन हैं किसके? पहाड़ों के भी। तो जब आप अपने कोर्स को लेके जाते हैं, ट्रेकर्स को लेके जाते हैं, बड़ी नफरी है, तो अपने आप को आपने ऐसे कंडक्ट करना है कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी उसका प्रभाव गलत ना पड़े। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बर्फ ही नहीं रही तो फिर ये पहाड़ हमारे क्या होंगे। तो अपना कार्बन फुटप्रिंट जो भी आप करते हैं, वर्क इट आउट कि आपका एक माउंटेन एक्सकर्शन में कितना कार्बन फुटप्रिंट है, क्या आप उसको कम कर सकते हैं। ह्यूमन वेस्ट स्टडी के ह्यूमन वेस्ट हमको कैसे करनी चाहिए, चाहे आप सह्याद्री में हैं या आप कहीं और हैं, तो काइंडली इसको आपने देखना है। नंबर 4, I come on to a very important issue, which is your safety management. You people have an unblemished record, इसको मेंटेन करना है। और हादसा जब होता है तो कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है। सिमिलरली एक पहाड़ के ऊपर तो आप इसको कुछ बोल ही नहीं सकते। जैसे प्रिंसिपल साहब NIM ने बोला कि एवलांच आप यहाँ पे हैं लेकिन पता नहीं ऊपर से क्या आ रहा है, कब आ रहा है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलूँगा कि देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आपको क्या करना चाहिए, उनका एक ISO ऑर्डर है 21101, इसको आप नोट कर सकते हैं, 21101. This deals with safety management. So your endeavor should be to kindly get this ISO order with you, study it, और इसको आपने implement करना है। इसका बहुत फायदा है आपको। Your safety procedures will get more streamlined. More importantly, they will conform to the international standards. कल को जब आप लिखेंगे ISO 21101 GGIM follows, तो कल को you will also have foreigners coming here. आपके पास विदेश के भी आएंगे ट्रेनीज ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए। So my recommendation is please follow this system, and this is also true for your mountaineering institutes, for both Principal NIM and Principal Jim. Okay. जो नेक्स्ट चीज़ है आपका वो है माउंटेनियरिंग से संबंधित। Now again, this is my personal thought, you know, while all this is very good, climbing 8,000 meters, Umesh knows my mind, you know, ये ठीक है सब 8,000 मीटर के पहाड़ चढ़ना, but please remember, in mountaineering it is not what you climb. What is equally important is the way you climb. तो अगर आप ये गाइडेड एक्सपीडिशंस करने के लिए ठीक है कि शेरपा रास्ता खोलेगा और हम जाकर के ऊपर करेंगे, वो भी ठीक है, बट I would like the GGIM to be path breakers in setting this new trend for India, which is climb on your own steam. अब आपने देखा, आप एवरेस्ट तो चढ़ के आ गए आसानी से, लेकिन जब आप मांडा चढ़ने गए तो 3 अटेम्प्ट्स लगे गिरी प्रेमी को मांडा चढ़ने के लिए। हाल ही में you've done a wonderful climb of Meru. You know, these are the climbs which give you quality. A person like me, I'm more interested, okay, what is the next objective of GGIM going to be in India? And believe you me, this is what people who know mountaineering would really like to know, कि आप अगला क्या करने जा रहे हैं. I'm sure your unfinished agenda of Meru, would very much be there. So look at these challenging objectives.
आजकल to do a first ascent, a new route, and to do a difficult climb is something which you must do. From GGIM, I expect कि आप लोग जब climb करेंगे तो it should be a difficult mountain befitting to test you. You have the capability, you have the equipment, you have the expertise. तो kindly इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना है. Your organization should also be, you know, a kind of deeply linked with quality climbs. So ये मेरा सुझाव है आपको. और अभी आप जैसे मेरू के बारे में बात करते हैं, नो मेरू एक छोटा सा पहाड़ है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हमारी माइथोलॉजी में है. बट सी व्हाट दैट माउंटेन टीचेस यू. सुमित मंडारे वाज देयर विद मी एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि सर मैंने रूट फिक्स किया है. ये माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग इज व्हाट, दिस इज विद द एसेंस ऑफ गिविंग यू दैट कैपेबिलिटी टू लीड. अगर वो शेरपा ने ही लीड करना है तो वो भी ठीक है, अगर आपको वो है you want to climb like that, but you have the capability. So please do it. It will add quality to what you are doing. Okay. The next thing is, of course, related with this, and that is in your students. And again, the principals of two very prestigious national institutes are here. Your endeavor should be what? अभी आप लोग advanced course नहीं कर रहे हैं, लेकिन of course जो जिन्होंने एडवांस कोर्स माउंटेनियरिंग में किया है, सर्च एंड रेस्क्यू किया है, लाइक भूषण वाज सेइंग, तो यू हैव टू हैव पीपल हु कैन लीड क्लाइंब. आप लोगों ने एक बहुत अच्छा क्लाइंब किया. आज मैं एग्जीबिशन में देख रहा था, पवन वाज टेलिंग मी, और जो मैंने देखा ये कोकन कड़ा का, एम आई राइट? व्हाट अ ब्रिलियंट क्लाइंब. मतलब 4 दिन आपको लगे उस वॉल को करने के लिए. अमेजिंग. That kind of a climb generates a lot of interest than, you know, going for the 8,000 meter mountains. अब आप ये देखिए, ये कोकन कड़ा का climb है. You have the expertise. और मैं बोल रहा था आपके instructors को, try and replicate this in the Himalaya. Go on to Bhagirathi 3 and do that phase. It's a world class phase. You know, it will take you a different level altogether. Go and see the Bulgarian route, the impossible star, because you're good rock climbers. It takes that adaptation to come onto that. So you are a very, very empowered club. So don't you know, lose that. My next suggestion to you is, and this I feel must figure in your diploma course and your ANU. जब आप इसको, खैर ANU के लिए शायद एज ग्रुप थोड़ी छोटी है, वो ये है हमारे माउंटेनियरिंग के एथिक्स. आजकल क्या है कि आप चढ़ते बाद में हो, पहले अपनी फोटो डालना चाहते हो इंस्टाग्राम में, और देखो कि मैंने ये कर दिया. इट्स अ फैक्ट. अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट कि भाई वो माइलेज मिल जाए, फोटोग्राफ आ जाए, इंस्टाग्राम में आ जाए, फेसबुक में डाल दें, और मैं ही हूँ. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा. दिस इज द फ्लो ऑफ द टाइम्स. नाउ वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, आई लीव इट टू यू. बट teaching the correct ethics is very important. आप लोगों ने आगे देखा होगा, false claims के बारे में हम बात करते हैं. उसकी क्या ज़रूरत है करने के लिए मुझे नहीं पता. आपको पांडा साहब ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि he forwent his summit attempt, you know, and to escort those 2 lady officers. Absolutely right decision. That's the hallmark of a good leader. Okay. So your safety is number 1, and your team safety is your top priority. Sorry, your team member safety is number 1. So please remember, ये ethics का सिखाना आपने देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आप ही के I think city से there was a case where false claims, you know, it could be any mountain. It could be any mountain in India. It could be any mountain anywhere. So kindly, the correct values. A very important, paper which was written by, and I would like you to share this, Umesh, written by Jagdish Nanavati, President Emeritus of the Himalayan Club, which is how to prove an ascent. कि आप एक पहाड़ के ऊपर गए हैं, कैसे आपको फोटोग्राफी करनी चाहिए. मैंने years ago at NIM, I tried telling that to the advanced course. I got it कि how do you prove an ascent, ताकि झगड़ा ही ना पड़े, आपको बोलना ही नहीं पड़े कि भाई आप तो 20 मीटर नीचे हो.
मैं कई क्लाइंट्स देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कि वो 30 मीटर नीचे हैं लेकिन समिट हो गया. तो ethics need to be very strong. People need to be aware that what is a summit, within what distance of the summit can you be there, and if you can't be onto the summit, what are the reasons for that? So kindly look into this safety aspect very importantly. And very importantly, I would say that remember, mountaineering is a great sport. But mountaineering also has allied sport. The other day I was telling people that if mountaineering is the mother of land adventure activities, then please remember that trekking is the queen mother. Because mountaineering has been born out of trekking. You have to trek first to get to a mountain. So if you are a good trekker, you are a good hiker, and you are technically sound, हमारे time पे like it is you had to be a good rock climber first to become a good technical climber. अगर आप rock climbing नहीं कर सकते, ice everyone does, there's not an issue unless you are doing some very, very technical phases. So rock climbing is the essence, and rock climbing not on a sport climbing wall, rock climbing in the Sahyadris. You have beautiful faces. So please make the best of it and get onto it. And like I said, for you, for GGIM, sky is the limit. Before I conclude, since Kal Bhadoria, quoted Kurt Hahn, let me also just give you a quote from what he said. And this will tell you that why is adventure training important? Why is adventure education not only important, it is imperative for the coming generation. And which says, I quote, without the instinct of adventure in the young minds, without the instinct of adventure in the young minds, nations will wilt and wither. Nations will wilt and wither. Unquote. कहने का मतलब है कि जिस देश के युवाओं में साहस खेल करने की क्षमता नहीं है, या ये साहसी चुनौतियों करने की क्षमता नहीं है, तो उनका जो एक समय निश्चित है. So once again, congratulations to GGIM, congratulations to everyone, Usha ji, anyone and everyone who's right here. And of course, you are the first director of the GGIM. I think it's a wonderful celebration, and it shows us the path ahead and what great potential we have. Sky is the limit. Sky is the limit. And most importantly, you will be serving this great country in a manner which no one else can. Thank you, Jai.